यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं हम सबके लिए कैसे हैं सब लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे लेक्चर में। गैस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने हमारे अपकमिंग जो जून के अंदर पेपर होने वाला है, तो उसके लिए चैप्टर वाइज रिवीजन सीरीज जो स्टार्ट की हुई है, और उसके अंदर अभी हम लोग जो है वो HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है उसकी हम रिवीजन कर रहे थे। उसके अंदर अभी हम 3 चैप्टर की रिवीजन कर चुके हैं। एक तो सबसे पहले तो अपना जो इंट्रोडक्शन का चैप्टर था वो हमने कर लिया। सेकंड नंबर पे हम लोगों ने HRP ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग उसको हमने रिवाइज किया। थर्ड नंबर पे हम लोगों ने जो है वो जॉब इवैल्यूएशन, जॉब एनालिसिस, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब एनलार्जमेंट, जॉब अरेंजमेंट, ये जो टॉपिक था ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब आज जो है वो हम लोग करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक रिवाइज, जिसका नाम है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ओवरऑल मिलाकर के अगर हम बात करें तो हमने लगभग 3 लेक्चर के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट किया था। ठीक है, तो 3 से 4 लेक्चर हमने इसके ऊपर लगाए। ओके, चैप्टर का नाम था रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। 2 अपने लेक्चर लगे रिक्रूटमेंट पे, एक लेक्चर अपना बड़ा लेक्चर जो है वो हमने लगाया किस पे, सिलेक्शन पे, और ऐसा करके 3 लेक्चर के अंदर हमने जो है इस चैप्टर को कंप्लीट किया था। अब आज का जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, ये तीनों लेक्चर में जो हमने पढ़ा उसको जल्दी से हम लोग करने वाले हैं रिवीजन। ठीक है ना, तो चैप्टर वाइज रिवीजन के अंदर बेसिकली क्या है कि पूरा का पूरा चैप्टर मैं आपको जो है वो रिवाइज करवा दूंगा। तो चैप्टर जैसे आपने गो थ्रू कर लिया, ओके, उसके बाद बस आपको क्या करना है, रीडिंग करना है। ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, रीडिंग भी इजी हो जाएगा, क्योंकि पूरा के पूरे चैप्टर में क्या पूछा पूरी समरी मैंने आपको बता दिया, तो रीड करने में बहुत ही क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये रिवीजन वीडियो है, तो बट ऑब्वियसली थोड़ा सा फास्ट ट्रैक के ऊपर जो वो चलेगा। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस चैप्टर को, जिसका नाम है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। लेक्चर को शुरू करूं उससे पहले एक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दूं। अगर आप लोग भी अपकमिंग जून 2025 में जो एंटी नेट का पेपर होना है, अगर आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा उसके लिए हमने ऑनलाइन बैच हमारा शुरू किया हुआ है। ठीक है, जिसके अंदर हम आपको जो है पेपर 1 पेपर 2 दोनों के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवाएंगे, दोनों की बुक्स मिलेंगी। ठीक है, दोनों के रिवीजन वीडियोस मिलेंगी, और साथ में जो है एमसीक्यूज भी आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। और बाकी पेपर 1 का फ्री कोर्स भी हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर चल रहा है, तो उसको आप जरूर एनरोल कर सकते हैं। बाकी अगर आप एचपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो पेपर 22 जून को होने वाला है, ओके, तो उसके लिए भी हमारे कोर्सेज जो है वो एचपीएससी के चल रहे हैं। तो अगर आपने एनरोल नहीं किया तो आप उसमें कर लीजिए, काफी हेल्प आपको जो है उस एग्जाम के अंदर मिलने वाली है। ओके जी, चलो आइए पढ़ते हैं। देखो, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि देखो एचआरपी जो थी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, उसका जो मेन एम था वो क्या था, वहां पे हम लोगों ने डिटरमाइन किया कि अपने को कितने जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी क्या है रिक्वायरमेंट है। तो वहां पे अपने को पता चला नंबर के बारे में। ठीक है, कि कितने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में ये तो देखते हैं ना कि अपने को कितने मैन पावर की जरूरत है, और फिर किस तरह के चाहिए, उसके लिए हम लोगों ने कर लिया क्या, जॉब एनालिसिस। तो जॉब एनालिसिस के अंदर हमने जॉब को पूरी तरह से क्या कर लिया, एनालाइज कर लिया। अब अपने को ये पता चल गया कि अपने को कितने लोग चाहिए और किस तरह के लोग चाहिए। ओके, मतलब उनके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन, क्या क्या क्वालिफिकेशन उनके अंदर होनी चाहिए। तो उसके लिए अब जरूरी जो है वो क्या, हम ऐसे लोगों को जो है वो क्या करें, इनवाइट करें। ठीक है, ताकि वो लोग जो है वो क्या करें, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इन पर्टिकुलर जॉब्स के लिए क्या करें, अप्लाई करें। उसके लिए हम जो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिक्रूटमेंट। क्या बोलते हैं, रिक्रूटमेंट। तो आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि राइट एम्प्लॉय को चॉइस करना, राइट पर्सन को राइट जगह पे लगाना, ये बहुत बड़ा जो है वो क्या है, टास्क है। और इसके बहुत फार इंप्लीकेशन अपने को जो है फ्यूचर के अंदर भी देखने को मिलते हैं। अगर एक भी गलत पर्सन अगर आपने जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो भर्ती कर लिया, तो उसका ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी के ऊपर जो है वो बैड इंपैक्ट पड़ता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बैड इंपैक्ट पड़ता है। तो इसीलिए सही पर्सन का रिक्रूटमेंट करना और सही पर्सन का सिलेक्शन करना बहुत ही क्या जरूरी है। उसके लिए हमने इस चैप्टर को जो है वो पढ़ा था। ठीक है, तो फिर हमने पढ़ा रिक्रूटमेंट जो है वो क्या होता है। तो रिक्रूटमेंट बेसिकली एक प्रोसेस था जिसके अंदर हम लोग सर्च करते हैं किसके लिए, फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय के लिए, और स्टिमुलेट करते हैं उसको फॉर कि वो अप्लाई करे किसके लिए, फॉर जॉब इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो रिक्रूटमेंट बेसिकली एक लिंकेज है किसके बीच में, जॉब सीकर के बीच में। जॉब सीकर मतलब जो जॉब चाहता है, और जॉब गिवर के बीच में, जो बेसिकली कंपनी है। ठीक है, तो इट्स अ लिंकेज बिटवीन द, ये क्या करता है, ये एक लिंकेज एक्टिविटी है जो ब्रिंगिंग टुगेदर, जो एक साथ लेके आते हैं किसको, दोस्त विद द जॉब, जिनके पास में जॉब है, एंड दोस्त सीकिंग जॉब। ठीक है, फिर हमने स्टार्ट किया रिक्रूटमेंट है क्या। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट के अंदर हमारा जो मेन एम होता है वो क्या होता है, बेस्ट ब्रेन फॉर द बेस्ट रिजल्ट। इस तक के अगलाम के ऊपर हम लोग जो है वो चलते हैं। अगर अच्छे लोग अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के जो है वो रिजल्ट भी बहुत ही बढ़िया आने वाले हैं। ठीक है, अब रिक्रूटमेंट है क्या, तो हमने ये भी पढ़ लिया। रिक्रूटमेंट का लिंकिंग फंक्शन है जो क्या करता है, एक साथ लेके आते हैं किनको, दोस्त विद वैकेंसी, जिनके पास में जॉब है, एंड दोस्त सीकिंग जॉब। फीचर की बात करें तो हमने पढ़ा था रिक्रूटमेंट के फीचर में सबसे पहले यहां पे हम लोग जो है वो क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट में हम लोग लोकेट एंड अट्रैक्ट करते हैं किसको, टैलेंट को। दूसरे नंबर पे ये क्या है, लिंकिंग प्रोसेस है। तीसरे नंबर पे ये पॉजिटिव प्रोसेस है, इसमें हम क्या करते हैं, पूल को क्रिएट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट करते हैं कि आप आइए और यहां पे क्या करो, अप्लाई करो। और ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। प्रोसेस की बात करते हैं तो रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में सबसे पहले हम क्या करते
करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं रिक्वायर्ड नंबर। सबसे पहले एचआरपी के प्रोसेस लगा करके हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं कि अपने को कितने लोगों की जरूरत है और क्या क्या सोर्सेज ऑफ सप्लाई है। ठीक है, सब सोर्सेज ऑफ सप्लाई के अंदर हम दो पढ़ते हैं, एक है कौन सा इंटरनल और एक कौन सा एक्सटर्नल। उसके बाद फिर हम पब्लिसाइज करते हैं किसको, जॉब डिटेल को। उसके बाद में एंकरेज करते हैं प्रोस्पेक्टिव जॉब सीकर को कि वो क्या करें, ज्यादा से ज्यादा नंबर के अंदर हमको क्या करें, अप्लाई करें। इसके बाद फिर हम इवैल्यूएट करते हैं क्या, रिक्रूटमेंट एफर्ट, कि हमने जो रिक्रूटमेंट करी है, ठीक है, उसमें क्या क्या हमसे गलती हुई है, उन सबको हम एनालाइज करेंगे फ्यूचर के अंदर वो आगे से क्रिएट ना हो। ठीक है, तो बेसिकली यहां पे हम लोग जो वो इवैल्यूएट करते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो 4 स्टेप का ये अपना रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कौन कौन से फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं रिक्रूटमेंट को। तो कुछ फैक्टर थे जो कि इंटरनल थे ऑर्गेनाइजेशन के और कुछ थे जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो भी हमारे रिक्रूटमेंट पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं। तो इंटरनल के अंदर तो आपकी खुद की रिक्रूटमेंट पॉलिसी, दूसरा एचआरपी आपने कितने अच्छे तरीके से किया, ऑर्गेनाइजेशन का साइज कैसा, नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयड है वो कैसे है, कॉस्ट इन्वॉल्व, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है, जो भी स्पेसिफिक स्किल के लोग अपने को चाहिए उनकी मार्केट के अंदर जो है वो सप्लाई और डिमांड कैसी है। दूसरा पॉलिटिकल एंड लीगल जो आपका कंसिडरेशन है उसको भी अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर कंपनी की जो इमेज है, मतलब बाकी लोग कंपनी को किस तरीके से परसीव करते हैं, तो वो भी उसका भी जो है बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। जितनी आपकी कंपनी की इमेज बढ़िया होगी उतना ही अच्छे अच्छे लोग जो है वो आपको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हमने पढ़ा दोनों में क्या फर्क है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में। तो हमने देखा था रिक्रूटमेंट के अंदर हम लोग जो है वो क्वालिफाइड लोगों को एनकरेज करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा हमको अप्लाई करें, और सिलेक्शन के अंदर हम उनमें से बेस्ट को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। पर्पस की बात करें तो रिक्रूटमेंट का जो मेन पर्पस है वो क्या होता है, वो पूल को, एक लार्ज टैलेंट पूल को क्या करना, क्रिएट करना। जबकि सिलेक्शन के अंदर हम लोग उस टैलेंट पूल में से जो राइट पर्सन है उनको क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। नेचर की बात करें तो रिक्रूटमेंट जो है उसके अंदर हम लोगों को एनकरेज करते हैं कि वो लार्ज नंबर ऑफ क्वालिफाइड जॉब सीकर को कि वो अप्लाई करें। तो ये बेसिकली पॉजिटिव प्रोसेस है। और सिलेक्शन के अंदर हम लोग जो वो क्या करते हैं कि ऐसे लोग जो कि अनसुटेबल है उनकी एंट्री के ऊपर रोक लगाने का काम करते हैं और सिर्फ बेस्ट को सिलेक्ट करते हैं और बाकी को इग्नोर करते हैं। तो ये एक तरीके का नेगेटिव प्रोसेस है। रिक्रूटर की ऑब्लिगेशन की बात करें तो रिक्रूटमेंट के अंदर इट इज जस्ट एन इन्विटेशन। इसके अंदर ओनली क्या होता है, इन्विटेशन होता है, और इसमें कोई भी जो है वो एग्रीमेंट नहीं होता बिटवीन द जॉब सीकर एंड द रिक्रूटिंग कंपनी। वही अगर बात करें सिलेक्शन का तो यहां पे सिलेक्शन जो है वो रिजल्ट है किसका, रिजल्ट इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बिटवीन द रिक्रूटिंग कंपनी एंड द सिलेक्टेड एम्प्लॉय। इसके बाद सोर्सेज की बात करें तो हमने पढ़ा था एक है इंटरनल सोर्स और एक कौन से, एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर बेसिकली जो है वो प्रेजेंट एम्प्लॉय की प्रमोशन और उनका ट्रांसफर, दूसरा जॉब पोस्टिंग, तीसरा रेफरल फ्रॉम द इंटरनल एम्प्लॉय एंड फॉर्मर एम्प्लॉय। एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करें तो इसके अंदर कैंपस रिक्रूटमेंट हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट सर्च फॉर्म हो गया, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हो गया, गेट हायरिंग कॉन्ट्रैक्टर, अनसोलिसिटेड एप्लीकेंट हो गया, इंटर रिक्रूटिंग हो गया, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, डेटा बैंक हो गया, सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन, कैजुअल कॉलर, लेबर कॉन्ट्रैक्ट, ट्रेड यूनियन, वॉक इन, राइट इन एंड टॉक इन, इसके अलावा डिस्प्लेस पर्सन। तो ये जो है ये सब हमने पढ़े हैं किसमें, एक्सटर्नल के अंदर। अब यहां पे बात आती है इंटरनल सोर्सेज जो है उनके क्या क्या मेरिट और क्या क्या डीमेरिट है। तो देखो इंटरनल सोर्स पहली बात तो होते क्या है, तो हमने यहां पे पढ़ा था कि वो लोग जो ऑलरेडी कंपनी के अंदर वर्किंग है या जो रिटायर हो चुके हैं कंपनी से, तो उन लोगों से या उनके रेफरल से जो भी आप रिक्रूटमेंट जो है वो क्या करो, फिलअप करोगे, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंटरनल सोर्सेज। अब इसके फायदे ये, एक तो इकोनॉमिकल है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रेडिली आपको जो है वो लोग अवेलेबल हो जाएंगे, दूसरा सूटेबल भी है, तीसरा रिलायबल भी है क्योंकि हम उनको ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन नुकसान इनके क्या, सबसे पहला चॉइस बहुत ही लिमिटेड है क्योंकि कंपनी के अंदर से अगर आपको नए लोगों को लेना है तो वो कितने होंगे, तो फ्रेश ब्लड के ऊपर एंट्री लग जाएगा, बैन लग जाएगा भाई, फ्रेश ब्लड जो है वो नहीं आएगा। और इसकी वजह से क्या होगा, इनब्रीडिंग होगा। इससे क्या होगा कि जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टिंग लोग हैं, तो कोई भी नया पर्सन अगर अपनी कंपनी के अंदर आने की वो करेगा तो ये उसको क्या करेंगे, अपोज करेंगे। एंड इनएफिशिएंसी भी आपने को यहां पे देखने को मिलती है। ठीक है, एक और है बोन ऑफ कंटेंशन। तो यहां पे बेसिकली जो है वो नए एम्प्लॉय और पुराने एम्प्लॉय के बीच में कई बार जो है वो मतलब ऐसा रहेगा, फाइटिंग जो है वो चलते रहेगा। अब एक्सटर्नल सोर्स के अंदर हम लोगों ने जो है वो देखा था, एक्सटर्नल सोर्स के सबसे पहले मेरिट की बात करते हैं तो इसके अंदर हम देखा था वाइड चॉइस होती है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है वो बाहर से अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो क्या क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपके पास में जो है वो क्या बहुत सारी चॉइस है, आपको जो बेस्ट लगता है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर जो फ्रेश ब्लड है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा तो नए नए आइडियाज होंगे उनके पास में, तो उसका अल्टीमेट जो है वो बेनिफिट अपने हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज भी होगी। फिर मोटिवेशन फोर्स भी है, जो इंटरनल एम्प्लॉइज है वो भी मोटिवेट होंगे। ठीक है, एंड इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट अपने को देखने मिलने वाला है। डीमेरिट की बात करें तो एक तो ये एक्सपेंसिव है, ठीक है, दूसरा टाइम बहुत लगता है, तीसरा इससे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो है डीमोटिवेट हो सकता है कि यार मतलब मेरे प्रमोशन के चांसेस तो मतलब रह ही गए ऐसे। ठीक है, तो वो डीमोटिवेट भी हो सकता है। एंड अनसर्टेनिटी यहां पे जो है बनी रहती है कि बढ़िया, मतलब अगर मान लो एक्सटर्नल सोर्स के ऊपर आप रिलाई कर रहे हो और बाहर का पर्सन बढ़िया ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है।
आप कंस्ट्रेंट एंड चैलेंजेस क्या कहते हैं रिक्रूटमेंट के अंदर, तो हमने देखा था सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन की इमेज। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज बढ़िया है फिर तो बढ़िया लोग आपको अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर आपकी इमेज जो है मार्केट के अंदर अच्छी नहीं है, लोग अगर लोगों का जो परसेप्शन है आपको लेकर के वो थोड़ा नेगेटिव है, तो अच्छा टैलेंट आपको मिलना वो बहुत ही मुश्किल है। दूसरा, अगर जो अनअट्रैक्टिव है तो कम लोग आपको अप्लाई करेंगे। फिर इंटरनल पॉलिसी जो है ऑर्गेनाइजेशन की वो कैसी है, बजटरी कंस्ट्रेंट भी कई बार हो जाता है, एंड गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ये सब जो है वो कंस्ट्रेंट है या चैलेंजेस है किसमें, रिक्रूटमेंट में। इसके बाद फिर हमने जो है वो देखा था मेथड में, इंटरनल मेथड के अंदर तो प्रमोशन ट्रांसफर, दोनों में क्या फर्क था। प्रमोशन के अंदर तो बेसिकली क्या होगा, अब जो करंट एम्प्लॉय था उसके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। ठीक है, मतलब वो चेंज हो जाएंगी, और साथ में उसकी जो सैलरी है वो भी क्या इंक्रीज हो जाएगी। तो प्रमोशन के अंदर बेसिकली जो है वो क्या होता है कि जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब जो एम्प्लॉय है वो लोअर लेवल से जो है वो कहां चला जाएगा, हायर लेवल पे चला जाएगा। ठीक है, और इसके साथ जो है उसकी ड्यूटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटस एंड वैल्यू के अंदर क्या होगा, चेंज होगा। जबकि ट्रांसफर जो वो कैसा होता है, डायगोनल होता है। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली डायगोनल मूवमेंट होगा एक एम्प्लॉय का। ठीक है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जो है उसको ले जाएंगे। ठीक है, और यहां पे सैलरी इंक्रीज हो उसका कोई स्कोप नहीं होता है। फिर जॉब पोस्टिंग, इसके अंदर बेसिकली जो है वो क्या होता है, कंपनी जो है मतलब कैरियर शिफ्ट के लिए इसको यूज करती है। तो यहां पे कंपनी क्या करेगी, अपने बुलेटिन बोर्ड के ऊपर जो है वो लगा देगी। ठीक है, जो वैकेंसी लगा देगी और बोलेगी कि जिस भी एम्प्लॉय को ऐसा लगता है कि वो इसके लिए कैपेबल है तो वो उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसको बोलते हैं जॉब पोस्टिंग या जॉब बिडिंग। इसके अलावा एम्प्लॉय रेफरल, जो करंट एम्प्लॉय है, ठीक है, हम उनको भी बोल सकते हैं कि आपके जो भाई बंधु आप उनको बता दो। ठीक है, उनको आप जो है ऑर्गेनाइजेशन में ला सकते हैं, हम उनको लगा लेंगे। और साथ में आप यहां पे कमीशन भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर जो है अगर जिस एम्प्लॉय के रेफरल से अगर कोई पर्सन लगेगा तो उस एम्प्लॉय को जो है वो क्या होगा, हम कमीशन भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो है वो फॉर्मल एम्प्लॉय जो छोड़ के चले गए थे या रिटायर्ड थे, ठीक है, तो उनको भी हम लोग जो है दोबारा इनवाइट कर सकते हैं। आप मेथड रिक्रूटमेंट अगर एक्सटर्नल सोर्स की बात करते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट, इसके अंदर तो क्या होगा, कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो खुद जाएंगे, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, और वहां पे जो लोग अभी फाइनल ईयर के अंदर हैं, जो जॉब सीकर हैं, उनको वो क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे और उनको लगाने का काम करते हैं। ये होता है डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट के अंदर बेसिकली आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो किसी न्यूज़पेपर में, रेडियो में, ये उसके थ्रू जो आप रिक्रूटमेंट करते हो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इनडायरेक्ट। और एक होता है कौन सा, थर्ड पार्टी मेथड। इसके अंदर बेसिकली जो है जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हो गया या जो बाहर के एजेंसीज हैं उनसे हम बात करते हैं और उनके थ्रू जो है वो रिक्रूटमेंट जो है वो फिलअप करने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी मेथड। सबसे पहले हमने पढ़ा था कैंपस रिक्रूटमेंट। तो कैंपस के अंदर तो बेसिकली हम क्या करते हैं, कॉलेजेस या स्कूल, मतलब जो कॉलेजेस हैं या जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन आईआईटी आईआईएम, तो वहां पे हम जाएंगे और जो भी अपने को जिस भी स्किल का पर्सन चाहिए तो वहां पे हम देखेंगे कि जो रिक्वायर्ड स्किल है वो किस पर्सन के, कौन सा पर्सन जो पोजेस करता है, तो उसको हम लगाने का काम करते हैं। बेसिकली जो है कैंपस प्लेसमेंट इसको जो है वो बोल देते हैं। ठीक है ना, तो कैंपस प्लेसमेंट में क्या होगा कि जो बच्चे फाइनल ईयर का पेपर देने वाले हैं या दे चुके हैं, जिनका रिजल्ट अभी आना है, ठीक है, या जो जस्ट अभी देने वाले मतलब फाइनल ईयर में हो गए, अब उनका जो है वो क्या सीधा फाइनल एग्जाम होंगे, उसके बाद जो है उनको डिग्री मिल जाएगा। तो ऐसे लोगों को आप जो है वो हायर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा एडवर्टीजमेंट के अंदर बेसिकली आप जो न्यूज़पेपर में ट्रेड प्रोफेशनल जर्नल्स जो होते हैं तो उनके अंदर जो आप ऐड देके जो है लोगों को क्या कर सकते हो, इनवाइट कर सकते हो। ये थोड़ा सा महंगा जो है वो सोर्स पड़ता है, और जनरली एडवर्टीजमेंट सोर्स को वहां पे यूज करते हैं जहां पे अपने को जो है वो लार्ज नंबर के अंदर जो है वो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट फर्म्स होती हैं जो बेसिकली क्या करती हैं, इनके पास में मतलब ये सर्च फर्म होती है, इनके पास में जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है उनका डेटा होता है। ठीक है, तो आप इनसे भी बात कर सकते हो और ये बदले में आपसे क्या करेंगे, कमीशन चार्ज करती हैं। फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, हर स्टेट के अंदर जो है वो जो भी बेरोजगार पर्सन है ना, तो वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम जो है वो पुट ऑन कर देंगे। अब आपको अगर लोगों की जरूरत है तो आप उनसे बात कर सकते हो। अब वहां पे जो है सभी जो भी अनएम्प्लॉयड है उनका डेटा जो है उनके पास में होता है। ओके, तो आप उनसे बात करके जो है वहां से आपको नेसेसरी स्किल के लोग जो वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा गेट हायरिंग, जो आगे ब्लू कॉलर एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, तो उनको हायर करने के लिए एक तरीका ये भी होता है कि जो ब्लू कॉलर एम्प्लॉय है वो अपने आप फैक्ट्री गेट पे आ जाएंगे, तो आप उनको जो है वो कैजुअल बेसिस पे जो है डेली रूटीन जो भत्ते के ऊपर आप उनको जो है वो रिक्रूट कर सकते हो। फिर अनसोलिसिटेड एप्लीकेंट, कई बार क्या होता है कुछ लोग जो है वो बिना हमने कोई ऐड नहीं किया, हमको कोई भी जो है वो वैकेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, तो कुछ लोग जो है वो ऐसे ही आ जाते हैं। ओके, अपना सीवी लेके आ जाएंगे और बोलेंगे कि अगर फ्यूचर में आपको कोई भी अगर जरूरत हो तो आप हमको जो है वो बुला सकते हो। तो ये एक तरीका होता है, इसको बोलते हैं अनसोलिसिटेड एप्लीकेंट, वॉक इन इसको बोलते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीका है। फिर इंटरनेट रिक्रूटिंग, जिसके अंदर कंपनी अपने ओन वेबसाइट के ऊपर जो है वो डाल देगी भाई अपने को इतने लोगों की जो है वो जरूरत है, तो जो भी पर्सन जो भी इंटरेस्टेड है तो वो अपना सीवी जो है वो उसके ऊपर क्या बोलते हैं साइट के ऊपर डाल सकता है। इसके अलावा अल्टरनेट क्या रिक्रूटमेंट के ओवर टाइम, करंट एम्प्लॉय को बोल देना कि आप एक काम करो कि तुम 2 घंटे एक्स्ट्रा लगा लेना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या ओवर टाइम। लेकिन इसका नुकसान क्या है,
अगर एम्प्लॉय को पता है कि भाई 2 घंटे एक्स्ट्रा मैं काम करूंगा तो मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, तो वो प्रेजेंट जो काम है उसको थोड़ा सा क्या कर देगा, स्लो कर देगा। और दूसरी बात जो है वो क्या कि फ्यूचर में अगर आप उससे ओवरटाइम नहीं करवाओगे तो वो रिसेंटलेस हो जाएगा। ठीक है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग में एक तरीका है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग जो वो क्या करेंगे, दूसरे पर्सन को बोल देंगे यार तुम ये काम जो है, मतलब अगर हमारे पास में ऑर्डर ज्यादा आ गया तो दूसरे पर्सन को हम आधा काम दे देंगे। फिर टेम्परेरी एम्प्लॉय भी हम जो है बुला सकते हैं कैजुअल बेसिस पे, या एम्प्लॉय लीजिंग, इसके लिए भी कुछ कंपनी, यहाँ पे एग्जांपल दिया आपको मैंने डॉक्टर वाला, ठीक है, तो वहां पे हम लोग जो उनसे बात कर सकते हैं कि भाई हमको जो नर्सिस चाहिए। ओके, तो जो कंपनी है, ठीक है, जो भी बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट देने का काम करती है, ठीक है, तो वो क्या करें, उनके पास डेटा होता है अपने आप ही, तो हम उनसे ठेका कर लेंगे, जैसे कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म्स बोलते हैं उसको, ठीक है, तो हम उनसे जो उक्का मुक्का ठेका कर लेंगे, भाई हम अपने को इतने का स्टाफ चाहिए और वो हमको स्टाफ प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो हमारा उनसे जो है अब स्टाफ के साथ हमारा डायरेक्ट लिंकेज नहीं होता। एक होता है आउटसोर्सिंग, कई बार क्या होता है कि काम एकदम से ज्यादा आ गया, ओके, तो और हमको लगता है यार ये शॉर्ट टर्म के लिए है, तो क्यों हम अगर एम्प्लॉइज को अगर परमानेंट रख लेंगे तो फ्यूचर में भी उनको सैलरी का पेमेंट करना पड़ेगा, तो उससे बेटर ये कि हम एक काम करते हैं, अपना काम जो है वो आउटसोर्स कर देते हैं। तो ऐसा काम जो ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं है उसको हम दूसरे लोगों को सौंप देंगे, और जो एक्स्ट्रा टाइम हमारे पास बचेगा उसको हम कोर एक्टिविटी के ऊपर लगाने का काम करते हैं। नई ट्रेंड जो है उसके अंदर है एम्प्लॉयर ब्रांडिंग। तो एम्प्लॉयर जो है वो अपने आप को अपने ब्रांडिंग करते रहता है, जिसके अंदर एम्प्लॉयर जो है वो ये बताएगा कि हमारा यहाँ पे वर्क कल्चर बहुत ही जबरदस्त है। इससे क्या होगा, लोग जो है वो इंटरेस्टेड रहेंगे, जैसे आपके यहाँ पे जॉब वैकेंसी जो आएगी तो वो जो है आपको अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद है ई रिक्रूटमेंट, ये तो आपको मैंने बता दिया कि इसके अंदर हम जो टेक्निक का यूज करते हैं जो अपने को हेल्प करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर। और पोचिंग एंड रेटिंग, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारी कॉम्पिटिटिव फर्म है, ठीक है, तो उनके एम्प्लॉइज को जो हम क्या करेंगे, ऑफर देंगे, भाई तुम वहां पे सैलरी कितना दे रहे हो, वो कहता है 50,000, हम तुम्हें 65,000 देंगे, हमारे पास आ जाओ। इसको बोलते हैं पोचिंग और रेटिंग, लेकिन ये आपका अनएथिकल तरीका होता है। ठीक है, इसके अलावा अलग मेथड क्या है, डेटा बैंक, हम डेटा बैंक भी मेंटेन कर सकते हैं, और जब कभी जरूरत होगी तो डेटा बैंक से अपने को जो है वो लोगों का आइडिया हो जाएगा, भाई कौन कौन से पर्सन है जो इंटरेस्टेड है, उनसे हम कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन, वहां से भी हम उनसे जो है वहां पे जो लोग काम करते हैं उनसे ले सकते हैं। कैजुअल कॉलर हो गया, ठीक है, हम अपने एम्प्लॉइज को बोलेंगे कि तुम जो है वो क्या करना, लोगों को कॉल करते रहो, जो भी इंटरेस्टेड होगा वो अपने से बात कर सकते हैं, मतलब डेटा अगर है। ट्रेड यूनियन से हम बात कर सकते हैं। एक होता है वॉक इन राइट इन टॉक इन, देखो आपने जो है न्यूज़पेपर के अंदर ऐड दिया, ठीक है, अब लोग अप्लाई करेंगे, उसको बोलते हैं वॉक इन। तो लोगों ने अप्लाई किया, आपने न्यूज़पेपर में ऐड दिया था, लोगों ने अप्लाई किया, वॉक इन। फिर राइट इन में क्या जो है वो क्या होगा कि आप उनको बोलोगे अब रिटन एप्लीकेशन दो आप हमको, उसको बोलेंगे राइट इन। और फिर जब आप उनका इंटरव्यू लेते हो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, टॉक इन। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। फिर डिस्प्लेस पर्सन, इसको बेसिकली क्या, यहां पे हम अगर मान लो कोई प्रोजेक्ट आपको मिला था, ठीक है, और उस प्रोजेक्ट की वजह से वहां के जो इनहेबिटेंट्स है वो अगर मान लो अब उनको उनका रोजगार खत्म हो जाएगा, तो आप उनको भी रोजगार दे सकते हो। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिस्प्लेस्ड पर्सन। तो ये तो तरीके थे किसके, रिक्रूटमेंट के। इसके बाद फिर हमने पढ़ा किसका, सिलेक्शन। तो देखो सिलेक्शन के लिए आपको मैंने बताया था एचआरपी के अंदर हमने आइडेंटिफाई किया था एम्प्लॉयमेंट नीड, जॉब एनालिसिस के अंदर हमने डिटरमाइन किया क्या क्या क्वालिफिकेशन जो है वो क्या जरूरी है, और रिक्रूटमेंट के अंदर हमने जो है वो क्या बना लिया, पूल बना लिया किसका, एप्लीकेंट का फॉर सिलेक्शन। अब बात ये आती है हमारे पास में पूल अवेलेबल है, हमको 100 लोगों की जरूरत थी और हमारे पास 400 लोगों ने अप्लाई कर दिया। अब इन 400 में से बेस्ट 100 लोगों को क्या करना, रिक्रूट करना, बेस्ट 100 लोगों को अपने को जो है वो क्या करना है, सिलेक्ट करना है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्या, सिलेक्शन। तो सिलेक्शन बेसिकली एक प्रोसेस है, उसके अंदर 8 स्टेप जो है वो हम लोग पढ़ते हैं। आपको मैंने बताया था कि 8 स्टेप, ऐसा नहीं है कि हर तरह के एम्प्लॉय के ऊपर 8 स्टेप लगाते हैं, और ना ही हर ऑर्गेनाइजेशन 8 स्टेप को यूज करती है। ठीक है ना, तो अब ये जो 400 लोगों का जो पूल है अपने पास में, इनमें से 100 बंदों को क्या करना, सिलेक्ट करना है। उसके लिए 8 स्टेप का जो है वो अपने को एक मॉडल जो यूज करना पड़ता है। हर स्टेप जो है वो क्या मैंडेटरी है। अगर पहला स्टेप कोई एम्प्लॉय अगर पहले स्टेप को क्लियर करेगा तो वो सेकंड स्टेप के ऊपर आएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन जो है सिलेक्शन की है। सिलेक्शन का मतलब होता है टू, इट मींस टू चूज। इस सिलेक्शन, तो सिलेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम पिकअप करते हैं इंडिविजुअल हु हैव रेलेवेंट क्वालिफिकेशन। ऐसे लोगों को हम क्या क्या सिलेक्ट करेंगे, जिनके पास रेलेवेंट क्वालिफिकेशन है टू फिल जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब पर्पस क्या है, डोंट बाय बैड एप्पल। तो इसके अंदर आपको बताया था कि अगर एक भी अगर गलत पर्सन को आपने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया और उसको अगर किसी ग्रुप में डाल दिया जहां पे ग्रुप डायनेमिक काम करता है, ओके, तो वो पूरे के पूरे ग्रुप के एफर्ट्स को खराब कर देगा। इसलिए बढ़िया पर्सन का सिलेक्शन करना बहुत ही क्या है, जरूरी है। अब स्टेप के अंदर जो है वो हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले नंबर पे क्या है, रिसेप्शन, उसके बाद स्क्रीनिंग इंटरव्यू, फिर एप्लीकेशन ब्लैंक। एप्लीकेशन ब्लैंक को हम रिव्यू करके फिर क्या करेंगे, अब टेस्ट वो करेंगे, टेस्ट लेंगे, सिलेक्शन टेस्ट, फिर सिलेक्शन टेस्ट के बाद सिलेक्शन इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर रेफरेंस चेकिंग, और लास्ट में क्या, हायरिंग का डिसीजन जो लाइन मैनेजर लेंगे। तो रिसेप्शन के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जैसे कोई एम्प्लॉय अगर कोई पर्सन, ठीक है, वो अगर अप्लाई करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप उसको जो है वो क्या करेंगे, उसको वेलकम करेंगे। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखना कि इसको हम क्या करेंगे, वेलकम करेंगे। तो ये, और
एक कंपनी जो है वो जानी जाती है कि उस कंपनी के अंदर लोग जो है वो कैसे हैं, ठीक है, जो उस कंपनी के अंदर लोग काम करते हैं ना, उनसे एक कंपनी जानी जाती है। तो अगर मान लो आपकी कंपनी के अंदर के लोग जो बढ़िया तरीके से ऐसे लोगों को क्या करेंगे, वेलकम करेंगे, तो आपकी इमेज बहुत अच्छी होती है। तो सबसे पहला तो क्या हो गया, रिसेप्शन। दूसरे नंबर पे स्क्रीनिंग इंटरव्यू। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम एक बार जो है वो अपेरेंटली ऊपर से जो है वो क्या करेंगे, हम स्क्रीनिंग करेंगे, ठीक है, और जो मिसफिट पर्सन है उनको क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। फिर जो फिट पर्सन है उनको हम बोलेंगे कि अब आप एक काम करो, एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको दे रहे हैं, इसको भर के दो, ठीक है, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन ब्लैंक। तो उससे अपने को जो है वो पता चलेगा, उनके पर्सनल डेटा अपने को मिलेगा, मैरिटल स्टेटस, फिजिकल डेटा जो है, एजुकेशन डेटा, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी एंड रेफरेंस, इन सब के बारे में डिटेल अपने को मिल जाएगी। जब आप उनको एप्लीकेशन ब्लैंक सौंपते हो तो उसके साथ में आप जो है वो एप्लीकेशन ब्लैंक जो है वो वेटेड भी हो सकता है, जिसके अंदर आप जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है उनको वेट थोड़ा ज्यादा देंगे। फिर आप जो है अब क्या करोगे, उनका एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन टेस्ट लेंगे, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट या सिलेक्शन टेस्ट। अब ये जो टेस्ट होगा इसके अंदर कई 9 तरह के टेस्ट हमने पढ़े थे। सबसे पहले इंटेलिजेंस, इसके अंदर तो हम बेसिक जो मेंटल एबिलिटी है वो चेक करते हैं कि एक पर्सन उसका मेंटल एबिलिटी कैसी है, अगर हम उसको ट्रेनिंग दें कल को तो क्या वो चीजें सीख सकता है या नहीं सीख सकता। एप्टीट्यूड के अंदर बेसिकली हम लोग जो है वो क्लरिकल, मैकेनिकल, मैथमेटिकल स्किल जो है वो चेक करते हैं, ठीक है। पर्सनैलिटी ट्रेट के अंदर हम जो है वो ये देखते हैं कि जो उसने काम किया हुआ है, ठीक है, क्या वो एक्चुअल के अंदर भी वो उस लायक है या नहीं है। अचीवमेंट टेस्ट के अंदर तो अब हम क्या करेंगे, जॉब रिलेटेड जो भी अपने को काम करवाना है उसका टेस्ट लेंगे, जैसे अगर वो टाइपिस्ट की जॉब है तो उससे टाइप करवा के देख लेंगे। सिमुलेशन के अंदर हम क्या करेंगे, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन उसको बना के देते हैं और बोलते हैं कि इस सिचुएशन में आप हो तो आप बताओ आप क्या करोगे। फिर ग्राफोलॉजी टेस्ट के अंदर बेसिकली जो है वो हैंडराइटिंग के जरिए, एक पर्सन की हैंडराइटिंग के जरिए उसकी पर्सनैलिटी को जांचने का काम करते हैं। पॉलीग्राफी के अंदर बेसिकली लाइट डिटेक्टर टेस्ट होता है, इसके अंदर जो है हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आपके आंसर, जब आप आंसर दोगे उसका, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस होते हैं उसके थ्रू हम जो है वो देखेंगे आप सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रिटी टेस्ट के अंदर एम्प्लॉय की ऑनेस्टी जो है वो जांच करते हैं। ये टेस्ट होता है बेसिकली किन के लिए, ऐसे एम्प्लॉय जिनको स्टोर कीपर की भूमिका देने वाले हैं या जिनको जो है वो कैश संभलवाने वाले हैं, तो उनका होगा क्या, इंटीग्रिटी टेस्ट। फिर सिलेक्शन का इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू जो है वो देखे थे हमने क्या, कई तरह के होते हैं। एक होता है नॉन डायरेक्टिव, जिसमें कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता, ओके, कैसे भी किसी भी तरह के क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछ लेगा और ये इंटरव्यू किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। फिर एक होता है डायरेक्टिव या स्ट्रक्चर्ड, इसके अंदर जो है वो क्या होगा, सभी एम्प्लॉय से, मतलब जितने भी लोगों ने अप्लाई किया, सभी एप्लीकेंट से एक तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उससे बेनिफिट ये होता है कि आप मैचिंग वो कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन नुकसान ये है कि वो मैकेनिकल टाइप का रहेगा, इससे जो क्रिएटिविटी है वो खत्म हो जाती है। फिर एक होता है सिचुएशनल, इसके अंदर हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो है वो हम देंगे, ओके, और पूछेंगे कि बताओ इस सिचुएशन में आप क्या करोगे। फिर बिहेवियर, इसके अंदर एक्चुअल वर्क सिचुएशन जो उसको देंगे और पूछेंगे अब बताओ क्या करोगे। और स्ट्रेस के अंदर हम ये देखना चाहते हैं कि कल को अगर काम के दौरान अगर कोई स्ट्रेसफुल काम आ गया तो एम्प्लॉय उसको कैसे टैकल करेगा, ठीक है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, स्ट्रेस, उसके लिए हम स्ट्रेस इंटरव्यू लेते हैं। फिर ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू के अंदर बेसिकली क्या होगा, कई सारे लोगों के ग्रुप के अंदर डाल देंगे, ठीक है, और फिर डिस्कशन स्टार्ट होगा। अब सभी को पता है कि हमारा यहां पे इंटरव्यू चल रहा है, लेकिन किसी को यह नहीं पता होता कि किस स्किल को नोटिस किया जा रहा है, ठीक है। फिर एक होगा पैनल, इसके अंदर जो है वो 3 से लेकर 5 लोग जो है वो बारी बारी से जो है वो इंटरव्यू से क्या करेंगे, क्वेश्चन पुटअप करेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग के पैनल या बोर्ड इंटरव्यू। इंटरव्यू के दौरान होने वाली जो मिस्टेक होते हैं वो क्या है, सबसे पहला हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट क्या होता है, जिसके अंदर हेलो मतलब जैसे शुरुआत हुई है, ठीक है ना, तो एक ऐसा एट्रीब्यूट, मतलब जो एप्लीकेंट है उसका एक ऐसा एट्रीब्यूट जो पूरे के पूरे इंटरव्यू को जो है वो क्या करेगा, जज करने में हेल्प करता है या जज करने में इंफ्लुएंस करता है, उसको बोलते हैं हेलो इफेक्ट, ठीक है। तो एक सिंगल, मतलब एक मार्क कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, कैंडिडेट का जो डोमिनेट करता है अप्रेजल ऑफ हिज एंटायर पर्सनालिटी, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, हेलो इफेक्ट, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे अपीयरिंग बहुत सुंदर है, कोई मान लो एप्लीकेंट है, या उसके अलावा उसका जो स्कूलिस्टिक रिकॉर्ड है वो शुरू से मेरिटोरियस रहा है, या उसकी जो फ्लुएंसी है, ठीक है, लैंग्वेज को लेकर के बहुत जबरदस्त है। तो एक सिंगल अगर फैक्टर से, अगर वो एक सिंगल फैक्टर जो पूरे आपके क्या बोलते हैं अप्रेजल को अगर डोमिनेट करता है तो उसको बोलते हैं हेलो इफेक्ट। दूसरा लीनियंसी, ये भी एक वो होता है कि हम लीनियंट हो जाते हैं, ठीक है, लीनियंट होकर किसी को ज्यादा नंबर दे दिए, किसी को कम दे दिए। फिर कैंडिडेट ऑर्डर, कई बार क्या होता है कि किस ऑर्डर के अंदर हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं ना, जो मतलब इंटरव्यूअर जो है वो किस ऑर्डर में इंटरव्यू ले रहा है उसका भी इंपैक्ट पड़ता है। प्रोजेक्शन, हम दूसरे में अपनी छवि देखना चाहते हैं, ये भी एक है, और जो अपने को लगेगा हमारे जैसा नहीं है हम उसको कम मार्क्स देंगे। फिर स्टीरियोटाइप, इसके अंदर बेसिकली जो है वो क्या होता है कि एक यहां पे जो इंटरव्यूअर है वो
अलाउ करता है हिमसेल्फ टू अनड्यूली, कि वो इन्फ्लुएंस होता है बाय एसोसिएटिंग ए पर्टिकुलर पर्सनालिटी ट्रेड विद ए पर्सन ओरिजिन और कल्चर बैकग्राउंड, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, हम स्टीरियोटाइप हो गए, हमारी एक धारणा बन चुकी है कि अगर कोई पर्सन जो है वो बिहार से है तो उसकी इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी नहीं मिलेगी, इस तरीके से उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्टीरियोटाइप। तो ये कॉमन जो है वो क्या होते हैं, मिस्टेक होते हैं इंटरव्यू के दौरान। अब इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू के बाद अपना अगला काम क्या, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये हो गया। उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, रेफरेंस चेक 2 से 3 लोगों का जो एप्लीकेशन ब्लैंक के अंदर जिनका नाम दिया होता है उनसे रेफरेंस चेक कर सकते हैं। और लास्ट में जो क्या होगा, हायरिंग डिसीजन। हायरिंग डिसीजन जो है वो जनरली किसका होता है, लाइन मैनेजर का, और वो जो एचआर पर्सनल है उनके साथ में मिल करके जो है वो डिसाइड करते हैं। फिर हमने पढ़ा था कंपिटेंसी मैपिंग। कंपिटेंसी मैपिंग के अंदर आपको हमने बताया था कि कंपिटेंसी क्या होती है। कंपिटेंसी का मतलब एक पर्सन के अंदर जो एबिलिटी होती है ना उसको बोलते हैं कंपिटेंसी। हम यहाँ पे जो है वो ये देखते हैं कि जो पर्सन जिसके पास जैसी एबिलिटी है उसको वैसी ही जॉब के ऊपर जो है वो क्या करें, लगाए, नहीं तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और कंपनी को छोड़ के चला जाएगा। तो उसको बोलते हैं कंपिटेंसी मैपिंग। तो कंपिटेंसी मैपिंग के अंदर आपको मैंने बताया था कंपिटेंसी बेस्ड हायरिंग, इसमें हम अटेम्प्ट करते हैं टू गेट द राइट कैंडिडेट possessing the requisite behavioral trait that are essential to carry out assigned task successfully. It seeks to strike a happy balance between the individual and their job. इसके बाद फिर क्या था, प्लेसमेंट। एम्प्लॉय को आपने क्या सिलेक्ट कर लिया, अब उसको सही जगह पे लगाना, ये सबसे बड़ा टास्क है, क्योंकि जिस तरह का पर्सन है ना उसको उसी तरह की जॉब अपने को देनी चाहिए, उसी को बोलते हैं बेसिकली क्या, प्लेसमेंट, ठीक है। प्लेसमेंट के बाद फिर क्या होगा, इंट्रोडक्शन या ओरिएंटेशन इसको बोलते हैं। अब आपने जो है आपको पता है कि इस एम्प्लॉय को जो है वो इस पोस्ट के ऊपर लगाना है। अब वहां पे उसके सीनियर से उसके जूनियर से जो क्या करना, उसको मिलाना जुलाना, जॉब के बारे में उसका सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, वर्किंग आवर जो है बताना, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का पूरा एक चक्कर लगवा के देना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंडक्शन या ओरिएंटेशन प्रोग्राम। अब जो इंडक्शन प्रोग्राम है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, सबसे पहला रिमूव फियर। एम्प्लॉय जब भी कोई भी पर्सन जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिलेक्ट होता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्कुल क्या होता है, स्ट्रेंजर होता है, ठीक है ना। तो अब उसको डर भी होता है, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, उसको ओरिएंटेशन का करते हैं, तो उस टाइम पे जो है उसको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं रिगार्डिंग द जॉब, रिगार्डिंग द पीपल जिनके साथ में वो इंटरेक्ट करेगा, एंड द टर्म्स एंड कंडीशन। फिर क्रिएट ए गुड इंप्रेशन, हम जो ये चाहते हैं कि एक अच्छा इंप्रेशन जो क्या हो, क्रिएट हो। ये जो इंडक्शन प्रोग्राम ये हेल्प करता है, इट इज हेल्प एक्ट एज ए वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एम्प्लॉय को बढ़िया बढ़िया इंफॉर्मेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वहां से पता चलती है, ठीक है। इसके बाद वो हेल्प करता है सोशलाइजेशन में, और लास्ट में क्या, फॉलो अप। जो भी हमने इंडक्शन प्रोग्राम जो स्टार्ट किया, हम टाइम टू टाइम पे जो उसका फॉलो अप लेते रहते हैं। इसके बाद ये सब काम करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडक्शन प्रोग्राम जो है ये स्टार्ट करने की, मतलब ये है एम्प्लॉय को अब सिलेक्शन के बाद अब क्या करना, उसको प्लेसमेंट के बाद उसका इंडक्शन अपने को करना है, मतलब ओरिएंटेशन प्रोग्राम स्टार्ट करना है। ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है इसको करने की जो जिम्मेवारी है वो किसकी होती है, सुपरवाइजर की। ओके जी सर, इस तरीके से पूरा जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो अपना क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है जी। तो आज का जो वीडियो है उसके अंदर हम लोगों ने टॉपिक जो है वो पढ़ा, जिसके अंदर हमने पढ़ा रिक्रूटमेंट के बारे में, फिर पढ़ा सिलेक्शन करने के बाद फिर अपने को करना होता है प्लेसमेंट, और प्लेसमेंट के बाद हम उसका करेंगे क्या, ओरिएंटेशन। ओके, ये सब हमने आज की इस वीडियो में कंप्लीट किया। बढ़िया तरीके से आप इसको निपटा लो, ओके। और जो बुक आपको मैंने प्रोवाइड करके है भाई इसको पढ़ के जरूर जाना। सारे के सारे जो भी चैप्टर आपको दे रखे ऑलरेडी वो कट शॉर्ट है, उसको और कट शॉर्ट मत करना, लाइन टू लाइन इसको जो पढ़ के आपको जाना है, ठीक है ना जी सर। तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगा अच्छे कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी वो भी बताना। बाकी अभी ऑनलाइन बैचेस जो है HPSC के लिए वो भी चल रहे हैं और UGC नेट के लिए वो भी चल रहे हैं, ठीक है। कॉमर्स के भी एज वेल एज मैनेजमेंट कोर्स 17 के लिए भी, ठीक है ना। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप कोर्सेज की इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर, चलो एक बात ना करो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।